Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों इस चैप्टर में क्या करना है, देखिए आपके जो रियल लाइफ गेम थे जो आपने बचपन में खेले होंगे जैसे कि टग ऑफ वॉर या फिर सर्कुलर राउंड गेम, उसके अलावा आप एक व्हील वाला गेम खेलते थे, ठीक है, उसको बार बार पुश करके उसकी स्पीड बढ़ाई जाती थी। उसके अलावा हम मैग्नेट से कुछ गेम खेलते थे। तो बच्चों ये सारे गेम एक्चुअल में किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल हो पाते हैं ये हमें समझना है। उसके अलावा जो भी हमारी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, हम वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर कुछ भी जंपिंग कर रहे हैं, ये किस तरीके से पॉसिबल होता है साइंटिफिक तरीके से, ये हम समझेंगे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट के मूव करने का प्रोसेस तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, किस तरीके से किस फिनोमिना पे एक ऑब्जेक्ट मूव करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो फास्ट भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बॉल है वो रोल कर रही है और उसके बाद वो ग्राउंड पे स्लो हो जाती है। तो ये सारे फिनोमिना बच्चों नेचुरली किस तरीके से पॉसिबल है ये यहाँ पर हम समझेंगे। इवन उसके साथ साथ समटाइम्स इट में चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो पहले कुछ पिक्चर्स में देख लेते हैं क्या डायग्राम्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट डायग्राम्स कह रहा अ गोल कीपर सेविंग अ गोल। देखिए यहाँ पे ये बॉल को पुश करके गोल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी टीम जीत जाए। यहाँ पर सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल। यहाँ पर गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बॉल को फ्लिक कर रहे हैं। एंड थर्ड पिक्चर में क्या कर रहे हैं, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। यहाँ पे बॉल को इसी यहाँ पर स्टॉप कर रहा है ताकि वो आगे जाके 4 रन ना बना ले। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं एक्चुअल में ये फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब फोर्स के एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप समझेंगे जब हम फोर्स को डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो आपको समझना ये है कि फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अ पुश और अ पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। देखिए कुछ एक्शंस जो होते हैं हमारी रियल लाइफ में, जैसे कि पिकिंग, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअल में आपके फोर्स के होते हैं। इन्हीं के ज़रिए से हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। आगे की टेबल्स में हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करनी है 8.1। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है सिचुएशंस का। ये कुछ सिचुएशन दी है, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एक्शंस बताए हैं कि एक्शंस क्या है, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, इन सारे एक्शंस में से आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ पर, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल पर अगर आपकी बुक रखी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं, यानी कि उसको आगे की तरफ धकेल सकते हैं। पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप बुक के साथ कर सकते हैं। तो क्या किया आपने, पुश भी किया, यहाँ पर पुल भी किया। ओके, जो हमारा फोर्स वाली डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई। देन यहाँ पर ओपनिंग अ और शटिंग अ डोर। एक डोर को आप जब ओपन करते हैं या फिर शट करते हैं तो क्या क्या आपको करना होता है, पुश करना होता है, आगे की तरफ को धक्का देते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये दोनों सिचुएशन हो गई। लिफ्टिंग, बच्चों हम लिफ्टिंग भी करते हैं। आपने जो शटर देखे होंगे, जब ऊपर की तरफ उनको उठाते हैं तो उनको हमने लिफ्ट किया। लॉवरिंग, जब उनको बंद करते हैं शटर को तो वो लॉवरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आपका पुश भी होता है और पुल भी होता है। इसी तरीके से आप सारी टेबल्स को कंप्लीट करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। देखिए बच्चे क्रिकेट के केस में क्या होता है, जो क्रिकेट बॉल होती है, जब क्रिकेटर उसको हिट करता है बैट से तो क्या कर रहा होता है, वो पुश कर रहा होता है उसको, ठीक है। उसके साथ साथ एक किसी कंडीशन क्या आती है कि उसको फ्लिक करता है बॉल को, जैसा भी हमने देखा, फ्लाई हो जाती है, एयर के अंदर फ्लाई हो जाती है। लेकिन बच्चों बॉल आपको खींचना नहीं है, मतलब पुल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका पुलिंग वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हम बॉल को पुश कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने क्या पढ़ा, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम साइंस की टर्म्स में बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करना फोर्स कहलाता है, ठीक है। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेंट टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो अभी हमने जितने भी मोशंस इस टेबल के थ्रू या फिर इन पिक्चर्स में देखें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारे मोशंस किस वजह से हुए, फोर्स के एक्शंस की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं पुश एंड पुल का हमने यूज़ किया। ओके, सो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स एक इंटरेक्शन की वजह से होता है। इस पिक्चर के थ्रू अगर हम यहाँ पर देखें, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। देखिए यहाँ पर जो आपकी कार खड़ी हुई है इसकी स्पीड एकदम 0 है, ठीक है, ये स्टेशनरी है, ये चल नहीं रही है। और ये जो मैन है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, अ मैन बीइंग पुश्ड बाय अ मैन।
अ कार बीइंग पुश्ड, ये कार जो है ये पुश की जा रही है मैन के ज़रिए। तो बच्चों ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में और उससे फोर्स आ रहा है यहाँ पर, ये फोर्स की वजह से पुश हो पा रही है कार, देन इसकी स्पीड भी चेंज हो जा रही है। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे फोर्स जो कोज हो रहा है आपका वो इंटरेक्शन की वजह से कोज हो रहा है। तो आपको फोर्स का ये फीचर याद रखना है कि फोर्स कब कोज होता है, इंटरेक्शन की वजह से कोज होता है। अच्छा बच्चों फोर्स के कुछ और फीचर हम पढ़ लेते हैं, उसको बाद में आगे इसमें देखेंगे चैप्टर में। फोर्स का फर्स्ट फीचर होता है कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मूव कर देता है। अभी हमने देखा एक ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मूव हो जाती है। दूसरा फोर्स का फीचर हमारे पास होता है, फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है बच्चों। ठीक है, अब ये स्पीड आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो स्पीड को चेंज कर रहा है। तीसरा फोर्स का फीचर होता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। किस डायरेक्शन में चेंज होती है ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन पर। एंड फोर्थ फीचर आपके फोर्स का होता है कि फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है। तो देखिए बच्चों जो स्पीड वाला केस है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास कोई व्हील है, जैसे आपने बचपन में व्हील से खेला होगा, तो उसको हम बार बार पुश करते थे उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर हम उसको जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी में अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि उसी में हम उसको पुश करेंगे, तो उसकी स्पीड जो थी वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हमने डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि ये मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहा था और हमने दूसरे डायरेक्शन में उसको पुल करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया, तो क्या होता है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इससे हमें पता चला कि फोर्स से हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर। दूसरा फीचर हमने देखा, फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, देन शेप को चेंज कर देता है। जब हम बैलून वाला केस आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, जब एक बैलून जिसके अंदर एयर नहीं होती, इन्फ्लेटेड बैलून होता है, जब हम उसके अंदर हवा भर देते हैं तो उसकी शेप बढ़ जाती है। तो वो जो प्रेशर बच्चों एक्सर्ट होता है फोर्स की वजह से, वो भी यहाँ पर फोर्स का एग्जाम्पल है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रेशर वाला कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि प्रेशर और फोर्स किस तरीके से रिलेटेड है, तो आप इजीली समझ जाएंगे। आगे हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 8.3 में जो ये पिक्चर दी है जहाँ पर दो लड़कियाँ आप एक दूसरे को पुश करके जीतना चाह रही हैं, तो क्वेश्चन पूछा है हु इज़ पुशिंग होम, कौन किसको पुश कर रहा है। तो एक्चुअल में ये दोनों ही एक दूसरे को पुश करके फोर्स लगा रही हैं, बिकॉज दे बोथ वांट टू विन। इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, 8.3 में हु इज़ पुलिंग होम, कौन किसको खींच रहा है। तो यहाँ पर ये जो पुलिंग वाला केस है एक्चुअल में यही फोर्स का एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, तो इन दोनों के सिचुएशंस में क्या हो रहा है, बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। दिख रहा है कि दोनों की लड़कियां, जो ए वाला ऑप्शन था कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं, और इस वाले दोनों में दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं। एंड इस केस में क्या हो रहा है 8.3 में, देखो बच्चों यहाँ पर ओक्स अपनी तरफ जा रहा है एंड ये मैन अपनी तरफ जा रहा है। तो इस तरह का जो पुलिंग फोर्स ये लगा रहे हैं ये हमने यहाँ पर देखा। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। अच्छा बच्चों एक चीज़ हमने देखी, जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखा हमने, कार वाला या मैन वाला, गर्ल्स वाला, इन सब में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद थी। तो हमें पता चलता है कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। आगे हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए फोर्स दो डायरेक्शन में लग सकता है, सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन का केस हम यहाँ पर देखेंगे। इस ब्लॉक को ये दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट आपका किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर हम निकालते हैं नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस बंदे ने आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस बंदे ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम क्या करते हैं, फोर्स को निकालते हैं 10 - 5 और ये आपका आ जाता है 5। तो इसका फोर्स ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स मूव करने वाला है, सॉरी ऑब्जेक्ट मूव करने वाली है। बच्चों ये न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। जब हम फोर्स का फॉर्मूला आगे जाके पढ़ेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, जहाँ पे M होता है मास, किलोग्राम मतलब कितना मास का ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। और A होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखनी है यूनिट भी, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए
यूज़फुल होगा। यहाँ पर हमने सीखा कि फोर्स आपका सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर आपका फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, द रोप may not मूव इफ़ द टीम पुल्स इट विद इक्वल फोर्स। तो अभी मैंने आपको नेट फोर्स की बात बताई, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पर इक्वल फोर्स होगा, तो आपकी रोप जो है वो मूव नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन में एड्स टू एन वन अनदर। एंड नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। इफ़ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, मतलब जो उन दोनों का डिफरेंस जो अभी हमने निकाला उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। एक दूसरे से कम भी हो सकता है, जैसे इस केस में हमने देखा था। सिर्फ हमने ऑब्जर्वेशन मतलब एक इमेजिनेशन सिचुएशन ली थी, हमें नहीं पता ये कितना फोर्स लगा रहा है, सिर्फ समझने के लिए। तो बच्चों ये जो बार बार हमने न्यूटन की या फोर्स के अमाउंट की बात करी है, एक्चुअल में ये क्या होता है, इस स्ट्रेंथ को हम फोर्स के कहते हैं मैग्नीट्यूड। साइंटिफिक टर्म्स में अगर देखें, मैग्नीट्यूड की बात करी, उसके साथ साथ हमने डायरेक्शन की बात भी करी। तो जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों आप पूछोगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो फिलहाल तो आप यही याद रख लो क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में हैं। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि 9th एंड 10th क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिन ऑब्जेक्ट के पास अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अभी हम फोर्स का फीचर पढ़ चुके हैं कि फोर्स आपका जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन मतलब मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर देता है। इस पिक्चर में यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में, इस बॉल को जब हमने फोर्स दिया तो ये अपनी जगह से मूव हो जाती है, दूसरी जगह पर चली जाती है, और इसको अगर हम बार बार हिट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एंगल से, तो ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। ओके, यू मे रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस एग्जाम्पल्स। वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। तो क्या होता है, जब पेनल्टी किक लेता है फुटबॉल्स के अंदर तो प्लेयर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट सो इट स्पीड्स वाज 0। जब उसको हिट नहीं किया होता उस टाइम पर उसकी बॉल की जो स्पीड होती है वो 0 होती है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी हम 0 बोलेंगे। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। और जब उसको गोल करने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर हिट किया जाता है, तो बॉल जो होती है मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप सेव टू सेव द गोल। हमने लास्ट पिक्चर्स में देखा था, अगर कोई दूसरी टीम वाला मेंबर उसको सेव करने की कोशिश करता है उस गोल को, तो वो क्या करता है, उसको वापस से हिट कर देता है। ठीक है, वापस उसको पुश कर देता है। तो यहाँ पर भी उसने भी फोर्स लगाया, इस तरीके से उसका गोल नहीं हो पाता। तो बच्चों इस केस में हो क्या रहा है, एक्चुअल में इस केस में फोर्स लगाया जा रहा है। By this action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball. इस चीज़ से हमें ये भी समझ में आती है कि उसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से वो गोल रुक जाता है, तो बॉल आपकी रुक भी जाती है और वो डिफ्लैक्ट भी हो जाती है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमें पता चला कि फोर्स डायरेक्शन चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीजेस स्लो। अगर वो गोल को ना करने में सक्सेस हो जाता है तो क्या होती है बच्चों, उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। तो हमें पता चला कि फोर्स लगाने से जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि फोर्स जो होता है उससे स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मोशन के डायरेक्शन में लगाएंगे तो बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको व्हील के एग्जाम्पल से बताया था, या फिर आप ये फुटबॉल के एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी का तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप स्लाइड वर्जन से पढ़ेंगे तो इतना अच्छे से आपको समझ नहीं आ पाएगा, इवन आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में लगा दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल बच्चों स्पीड चेंज करने के लिए बताया गया है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बॉल के ऊपर आपने प्रेशर लगाया, फिर उसको स्केल के थ्रू उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, नेक्स्ट तो ओवरऑल हमने क्या देखा है यहाँ पर, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। यानी कि एक स्पीड से जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वो उसके मोशन की जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन।
दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब हमें पता चल गया कि फोर्स जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब जो ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, जैसे कि आपकी बुक है वो टेबल पर रखी हुई है, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड जीरो होती है। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, ये आपकी जीरो होती है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन आपका जीरो होता है। ओके, इफ इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में फील करेंगे कि हैवी बॉक्स जो होता है, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, और अगर आप वॉल के ऊपर फोर्स लगाने लगे कि आपके घर में कोई दीवार है, आप उसको फोर्स लगा लगा के बाहर थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्योंकि आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि आपके पास इतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं कि आप उसको आगे की तरफ खिसका सकें, ठीक है। रीज़न ये है, लेकिन आपको ये समझना है फिलहाल कि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से हम वॉल को पुश नहीं कर पाते। ओके, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब शेप कैसे चेंज करते हैं बच्चों, इस पिक्चर्स के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। टेबल दी गई है, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। ये जो प्लेट में आपका डो रखा हुआ है, इसको जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो मोशन है क्या वो चेंज हो रहा है, आपका आटा जाके यहाँ का डो अलग कहीं चला जा रहा है, तो बच्चों इसका मोशन तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसकी शेप ज़रूर चेंज हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे स्प्रिंग फिक्स्ड टू सीट्स ऑफ अ बाईसाइकिल। अब ये स्प्रिंग्स है जो है आपकी सीट, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई बंदा बैठेगा तो ये जो इसे तो फिक्स हो गई ना एक पोजीशन पर, तो यहाँ पर उसका मोशन तो चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए हमने इसको नो कैटेगरी में डाला। लेकिन क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, जो आपकी सीट है ना उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि रबर को हमने फिक्स कर दिया एक वॉल पर। अब जब हम उसको मूव करेंगे या फिर फ्रीली हैंग कर देंगे तो उससे क्या हो रहा है, तो यहाँ से तो उसकी तो फिक्स हो गई एक पोजीशन पर, तो यहाँ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो जा रही है। लेकिन बच्चों अगर इस पोजीशन पर भी हम फोर्स लगा सकते हैं तो उसकी फिर मोशन भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम प्लास्टिक वाला केस देखेंगे। प्लास्टिक मेटल में क्या किया है, कुछ ब्रिक्स रख दिया इसके ऊपर, तो इसके हिसाब से इसकी शेप देखिए नीचे की तरफ डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो हमें पता चला कि किस तरीके से फोर्स शेप को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ फीचर्स बताए गए हैं फोर्स के। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप, कैसे चेंज कर रहा है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से दूसरी पोजीशन में ले जाता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है अगर वो मूव कर रही है। डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। आगे हम देखते हैं फोर्स दो तरह के होते हैं। मस्कुलर फोर्स होता है जो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, और आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को टच करके उठा रहे हैं, जैसे आपने बकेट, पानी की भरी हुई बकेट उठाई, आपने मसल्स का यूज़ किया, ये मस्कुलर फोर्स हुआ आपका। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका मस्कुलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पर अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे आपके मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम देखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। फ्रिक्शन होता क्या है, देखिए ये आपका फ्लोर है, ठीक है। आपने एक बॉल डाली यहाँ पे फ्लोर पर, और जैसे आपने इसको बॉल को इस तरीके से मूव किया तो ये इधर जा रही और फिर यहाँ पर जाकर ये थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जाकर स्लो क्यों हुई, एक्चुअल में यहाँ पर जो बॉल की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, और यहाँ पर जो बॉल आपने प्रेशर लगाया था, फोर्स लगाया था, वो एक्चुअल में ज़्यादा था। और एक एयर का, यानी कि आपकी जो फ्लोर है उससे भी एक प्रेशर लग रहा था दूसरी डायरेक्शन से, तो वो यहाँ पर कम था। लेकिन जब वो इतनी दूर बॉल पहुँच जाती है तो उसका जो प्रेशर फोर्स होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो प्रेशर दूसरी डायरेक्शन से लग रहा है। तो ये जो प्रेशर दूसरी डायरेक्शन से लग रहा है वॉल के, सॉरी आपके फ्लोर के थ्रू, एक्चुअल में ये आपका होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें रुक जाती हैं। एंड फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम हमेशा स्लिप ही करते रहेंगे। हम जो स्लिप करने से बच जाते हैं उसका रीज़न होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि चीज़ें कॉन्टैक्ट्स में आ रही हैं एक दूसरे के, ठीक है। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आगे हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते लेकिन फोर्स लगाते हैं। अभी हमने जब फोर्स का फीचर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इंटरेक्शन की बात की थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब मैं मैग्नेट की बात करूँगी तो मैग्नेट का एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इंटरेक्शन तो यहाँ पर होता है, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करते और उनमें फोर्स लग जाता है। इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि हर एक मैग्नेट कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसकी वजह से वो फोर्स लगता है। आपने ये भी
पढ़ा होगा कि जो इक्वल अपोजिट पोल होते हैं, यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल हुआ आपका और ये साउथ पोल हुआ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर सेम पोल होते हैं, ये भी नॉर्थ पोल आपका और ये भी नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये बच्चों इस तरह का जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है क्योंकि चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही। उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, आपने अगर एप्पल वाला आइंस्टीन वाला एग्जाम्पल सुना होगा कि एप्पल जब ज़मीन पर गिरा तो वो नीचे ही क्यों गिरा। तो एक्चुअल में ये जो होता है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि अर्थ जो होता है, अर्थ की सरफेस वो चीज़ों को अपनी तरफ मूव करती है। तो ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स का एग्जाम्पल है। अभी आपको सुनने में बहुत ईजी लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, तो आपको समझना है और ध्यान से ऑप्शंस को चूज़ करना है। उसके अलावा कौन कौन से फोर्स, मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि रिवर फॉल, आपने वाटरफॉल देखा ना, पानी नीचे की तरफ गिरता है, या फिर कोई भी चीज़ आप अपनी छत पे से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे की तरफ गिरती है। ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताती हूँ। आपने कभी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। मुझे नहीं पता बुक में एग्जाम्पल दिया है या नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी इसको, तो आप इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स में लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक रोड ली, स्ट्रो लिया, प्लास्टिक का स्ट्रो जिससे आप जूस वगैरह पीते हैं, इसको आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए। ठीक है, एक पार्ट को क्या किया आपने, इस तरीके से हैंग कर दिया, फ्रीली हैंग कर दिया अपने टेबल से। दूसरे पार्ट को आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से रब करेंगे किसी भी अदर पीसेस पे, मेटल पीस पर। जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से रब करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये हो जाता है चार्ज्ड, तो यहाँ पर उसके ऊपर हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको यहाँ पर जो आपने रब किया, ये तो आपका चार्ज पार्टिकल हो गया, इसके ऊपर चार्ज हो गया ये, और ये जो आपने फ्रीली हैंग किया था यहाँ पे, ये आपका अनचार्ज होता है। तो क्या होता है, ये अनचार्ज हो गया और ये आपका चार्ज हो गया, यानी कि अपोजिट पोल्स हो गए। ठीक है, और ये अपोजिट सिचुएशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो आप देखेंगे ये आपकी तरफ मूव करने लगता है। तो बच्चों इस तरीके से हमें पता चलता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, लेकिन कुछ फोर्स वहाँ पे लग रहा होता है। वो अलग अलग फोर्स हमने कौन कौन से पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओपन अ टेप, वाटर, यहाँ पे वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन, जब हम टेप खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है। वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये सारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, देखिए जब हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। प्रेशर मैं आपको बताती हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। पर यूनिट एरिया की जब हम बात करते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही कम आपका प्रेशर लगता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए बच्चों ये क्या होता है, ये जो आपका पोर्टर है ये आपका हेवी लोड को जब कैरी करता है तो ये अपने सर के ऊपर इस तरीके से होल बना के गोल गोल सर्कुलर रख लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अपना जो सर के ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं इससे सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा प्रेशर का कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा बच्चों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो उतना ही कम उनको प्रेशर फील होता है। तो कम प्रेशर यानी कि कम फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा ये जो कील है यहाँ पर, जिसको नेल बोलते हैं, आयरन नेल, इसको अगर आपको लगाना है कहीं पर तो इसको बहुत बारीक सा इसका नीचे की तरफ से निब होती है। तो एक्चुअल में वो छोटा सा बहुत पतला सा करने का क्या रीज़न होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है ये बहुत कम हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं तो वो ज़्यादा लगता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये आसानी से लग जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड द गैसेस। गैसेस एंड लिक्विड से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। देखिए बहुत इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है कि आप बार बार सोचेंगे, आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। देखिए आपका जो कॉलम है ये आपने लिया है यहाँ पर, इसके अंदर आपने पानी भरा, यहाँ पे बलून लगाया। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स के थ्रू कि यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो कम है। तो इसकी वजह से जो कॉलम है उसकी हाइट कम है, उसकी वजह से ये जो बलून है वो थोड़ा सा इसमें फिल हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से बलून ज़्यादा भरा है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कॉलम की हाइट पर भी डिपेंड करता है। अब बच्चों अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आया कि प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन 2 नहीं करेक्ट, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चूज़ करने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं।
आगे हम इस पिक्चर्स में देखेंगे अ लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो वाटर होता है ये कंटेनर की वॉल पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, लिक्विड जो होता है इसके अंदर, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा अगर हम यहाँ पे हमने होल करके इस तरीके से आपकी जो दिवाली के टाइम पर या किसी भी फेस्टिवल्स पर आप इस तरीके से बलून भरते हैं, ठीक है, होली पर स्पेशली, तो वहाँ पर क्या होता है ये इसके अंदर पानी चला जाता है। तो क्यों जा रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने एक बॉटल के अंदर कुछ होल किए, ठीक है, और इक्वल डायरेक्शन में, यानी कि आपने इसी सेम या नीचे से आप हाइट सेम लेंगे, सेम हाइट पर अगर आपने ये होल किए तो क्या पता चलता है जहाँ पर पानी गिर रहा है उन दोनों डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि स्पेस यहाँ पर सेम होता है। अगर यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर पर ये पानी आकर गिर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो इस जगह पर भी ये 5 सेंटीमीटर पर गिरेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो वो लिक्विड है बॉटल के अंदर वो इक्वल अमाउंट में आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हमें पता चला कि लिक्विड एक्सर्ट्स करते हैं इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। आई बात समझ में? आगे हमने क्या देखना है बच्चों, इसमें एक एग्जाम्पल और है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो हमेशा हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती रहती हैं। अब आप पूछेंगे कि इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता। एक्चुअल में हमारी बॉडी भी एक अपोजिट प्रेशर की तरफ एक्सर्ट करती है, तो इस तरीके से हम बैलेंस सिचुएशन में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, एक्सर्टेड बाई एयर, जो एयर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी हमने उसकी बात करी। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग इट्स फिल्ड ऑन एयर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन द कैरिंग सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कहने का ये है कि इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर हो जाता है, जितना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी उस डायरेक्शन में लगा रही है, तो इस तरीके से हमारे ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरीके से एक यूनिट प्रेशर एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया हमारे हेड के ऊपर लगता है। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पर। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि अगर एक रबर सख्त प्रेशर ऑन अ सरफेस, आपने देखा होगा कि अगर कोई सख्त वाली प्रेशर रबर आप अपनी वॉल पर लगा देते हैं तो उसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आप उसको उठा लेंगे वहाँ से। लेकिन अगर ये प्रेशर यहाँ से एयर हम हटा दें, तो ये एयर हटा दे अगर यहाँ से, तो आपका जो ये रबर है इसको हम सख्त नहीं कर सकते। इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे ओटो वॉन ग्रीक, इन्होंने क्या किया, एक रबर जो होती है जैसे मैंने आपको बताया इसको आपने वॉल के ऊपर लगाया, ठीक है। अगर इस जगह से हम ये एयर जो है इसको पूरा हटा दें किसी भी ज़रिए से और यहाँ पे वैक्यूम वाली कंडीशन क्रिएट कर दें, तो क्या होगा, इसको आप चाहकर भी इस वॉल से नहीं हटा सकते, ठीक है। ऐसा ही इन्होंने कुछ किया, इनके पास 2 होल थे इस तरीके से, हेमिस्फेयर थे, उनके अंदर से इन्होंने पंप के ज़रिए वैक्यूम के ज़रिए यहाँ से वैक्यूम कंडीशन क्रिएट कर दी, पूरा का पूरा जो एयर था वो बाहर रिमूव कर दिया और फिर इस छोटी सी बॉल को इन्होंने 4 और आपके हॉर्स से बांध दिया, यानी कि 8 हॉर्स इन्होंने इस साइड में लगाए, 8 हॉर्स इस साइड में लगाए। इन दोनों ने इसको मूव करने की कोशिश करी लेकिन इसको मूव नहीं करा पाए। बच्चों इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे एयर मौजूद होती तो ये आपस में खुल सकती थी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये नहीं खुल सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक प्रोसेस के तरीके से हम अपनी चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेंगी चीज़ें कि आप उसमें नई इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, नई चीज़ों को समझ सकते हैं। छोटे छोटे फिनोमिना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होते लेकिन हम उनको रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फोर्स कुड बी अ पुश और पुल, ये हो सकता है। फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शंस, मोशन, ये सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, चेंज इन द शेप में चेंज